हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन में हमने बात की थी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में कि कैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके आपका जो वेपर्स है उसको लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर लिक्विड को या फिर वेपर को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ भी बनाया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को याद होगा। कुछ इस टाइप का था वो कर्व जो हमने बनाया था। ठीक है, इस टाइप का आपका कर्व था। ठीक है, ये आपका पी नोट है, ये आपका पी नोट बी था। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करती है इस लाइन के ऊपर की तरफ, और नीचे वेपर फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पर लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फिर हमने देखा भी था कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ आपने लिया था वेपर प्रेशर को जैसे जैसे आप डिक्रीज करते जाते हो, ठीक है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसका एवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है और वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस पॉइंट पर फर्स्ट जो आपकी ड्रॉप है लिक्विड की वो किस में कन्वर्ट होती है, आपके वेपर में। ठीक है, यहाँ पर दोनों एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर आपकी जो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपर में, क्योंकि उसके बाद आपको केवल और केवल वेपर दिखाई देगी। ठीक है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इस फर्स्ट ड्रॉप पर, इस पॉइंट पर, जो ये पॉइंट है यहाँ पर क्या होगा, आपकी फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म होगी। ठीक है, क्योंकि वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। और यहाँ पर आपका क्या होगा, लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर, लास्ट ड्रॉप ऑफ या फिर लास्ट बबल ऑफ वेपर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। आई एम श्योर आप लोगों ने रिवाइज किया होगा तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने एक टाइप का क्वेश्चन तो लास्ट लेक्चर में ही कर लिया था, वैसा ही दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और समझ में आए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग बेंजीन एंड टोल्यूइन इज कंपोज्ड ऑफ 1 मोल बेंजीन एंड 2 मोल टोल्यूइन। मतलब आपने एक सॉल्यूशन लिया है, लिक्विड मिक्सचर है जिसमें 1 मोल तो बेंजीन है आपके पास और 2 मोल आपने लिया है टोल्यूइन को। क्लियर है। चलिए, इफ़ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर एट 300 केल्विन इज रिड्यूस ग्रेजुअली, मतलब प्रेशर को आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, देन आपको ये 3 क्वेश्चन इनको सोल्व करना है। आपको पी नोट बेंजीन दिया है 300 टोर, पी नोट टोल्यूइन दिया है 150 टोर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट प्रेशर फर्स्ट बबल ऑफ वेपर विल बी फॉर्म, किस प्रेशर पर फर्स्ट बबल ऑफ वेपर फॉर्म होगी। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब लिक्विड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, वेपर में। तो वो जो फर्स्ट ड्रॉप बनेगी या फर्स्ट बबल बनेगा वेपर का, उस टाइम प्रेशर कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, सेकंड है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट बबल ऑफ द वेपर, जो फर्स्ट बबल बनेगा उसका कंपोजिशन क्या है, मतलब उसके मोल फ्रैक्शन क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, और थर्ड है, एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल बी लेफ्ट एंड इट्स कंपोजिशन, जब मैक्सिमम 99.99% लिक्विड किस में कन्वर्ट हो चुका है, वेपर में, तब जो आखिरी जो ड्रॉप बचा हुआ है लिक्विड में, जो जस्ट कन्वर्ट होने वाला है वेपर में, उसकी बात करें, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ठीक है, विल बी लेफ्ट, उसका प्रेशर बनाना, उस सिचुएशन पर प्रेशर आपको बताना है और उसका कंपोजिशन बताना है, जो लास्ट ड्रॉप बची हुई है उसका। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया हो या फिर कम आया हो, तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है ना, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम इसको स्टार्ट करें तो देखिए डायग्रामेटिक फॉर्म में करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्या है, सही ढंग से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे हमने भर लिया है, मान लो लिक्विड आपका, क्लियर है, हमने यहाँ पर लिक्विड फिल कर लिया, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ था। ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये स्टार्टिंग की कंडीशन है। अब धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है आपके पास, 1 मोल बेंजीन और 2 मोल टोल्यूइन।
ये प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है 300 केल्विन, कोई लेना देना नहीं उससे। यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। एक्स बेंजीन कितना होगा 1/3, 1 डिवाइड बाई टोटल 2 + 1 3, और एक्स टोल्यूइन निकाल लेता हूँ, एक्स टोल्यूइन कितना होगा 2/3। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब मैंने क्या किया, इसको प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पिस्टन आ गया आपका इस पोजीशन पर, ठीक है। लिक्विड तो अभी भी आपका इसी लेवल पर रहेगा, क्योंकि लिक्विड तो फैलेगा नहीं। कौन से मॉलिक्यूल्स फैलेंगे, गैस वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका इवोपरेशन स्टार्ट होना हो जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल होंगे आपके पास ए और बी के, ए के मॉलिक्यूल भी होंगे और बी के भी होंगे। लेकिन ये बात कब कर रहा है, फर्स्ट बबल की बात कर रहा है। तो ऐसा हम करते हैं, सारे बबल को हटा देते हैं, फर्स्ट बबल को ले लेते हैं। फर्स्ट बबल की बात कर रहा है ये, मतलब यहाँ से फर्स्ट बबल ये बना होगा, ठीक है। एट व्हाट प्रेशर, उस टाइम आपको क्या बताना है, प्रेशर बताना है, ठीक है। ये बबल आपका बन चुका है, क्लियर है। उस टाइम प्रेशर आपको बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो 1 मोल बेंजीन है, यहाँ पे 2 मोल टोल्यूइन है, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर हटता जा रहा है, फर्स्ट ड्रॉप बनेगा आपका, फर्स्ट बबल बनेगा आपका, ठीक है। तो क्या फर्स्ट बबल बनने पर अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होगा या कंपोजिशन क्या रहेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक बबल बनने से कोई ज़्यादा इफेक्ट आने वाला नहीं है, ठीक है, इसके कंपोजिशन पर। हाँ, थोड़ा बहुत बिल्कुल पॉइंटों में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, थोड़ा बहुत मोल फ्रैक्शन कम होगा, लेकिन हम एक बबल के कंपैरिजन में उसको क्या कर सकते हैं, एक बबल का जो कंपोजिशन उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है। इसमें अभी भी आपको क्या मानना है, एक्स बेंजीन 1 मोल या फिर 1/3 मानना है, और एक्स टोल्यूइन आपको कितना मानना है, 2/3 मानना है, ठीक है, क्योंकि एक ड्रॉप से कुछ चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है। इसको चाहे तो हम लिख भी सकते हैं कि, ठीक है ना, एज दी फर्स्ट बबल ऑफ लिक्विड और फर्स्ट बबल ऑफ वेपर is formed, in this situation there will be negligible changes in the composition of लिक्विड। तो उसमें क्या होगा, कंपोजिशन में नेग्लिजिबल चेंज होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन पर जो आपका वेपर प्रेशर होगा, देखिए हमने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था, आई होप आप लोगों को पता होगा। जैसे यहाँ पर एक तो ये कर्व था, एक आपका ये कर्व था, ठीक है। हमने एक ग्राफ ये इस टाइप का ड्रॉप किया था। जब फर्स्ट बबल बनेगी आपके पास, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको क्या है, प्रेशर निकालना है, पी एक्सटर्नल। अगर हम बात करें, ये लिक्विड का कर्व था, ठीक है, और ये किसका कर्व था, आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, और यही है आपका पॉइंट क्या है, पी एक्सटर्नल, मतलब वेपर प्रेशर है। तो इस कंडीशन पर हम क्या कह सकते हैं, दैट इज पी एक्सटर्नल जो होगा आपका, वो किसके बराबर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर है, ठीक है, क्योंकि एक ड्रॉप बनने से कोई चेंजेस नहीं आ रहा है वेपर प्रेशर में, ठीक है ना, उसको हमने नेग्लेक्ट किया है। तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा बाहर की तरफ,
ठीक है, वही क्या होगा वेपर प्रेशर, इसका हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है ना। पी एक्सटर्नल जो है बाहर की तरफ है, ये पी एक्सटर्नल वो कब है, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसके बराबर हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पी एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर हम निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, या फिर अगर हम बेंजीन के टर्म्स में लिखें तो पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टोल्यूइन इंटू एक्स टोल्यूइन। यहाँ से मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। और वही वेपर प्रेशर किसका रहेगा उस टाइम पर जब फर्स्ट बबल बनेगी, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया होगा, नेग्लिजिबल चेंजेस है, ठीक है ना। तो देखिए हाँ प्रेशर आप हटा रहे हो, कम कर रहे हो, बट उतना है कि वो नेग्लिजिबल है, तो आप दोनों को सेम रख के आंसर सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए पी निकालेंगे हम, कितना आएगा, पी नॉट बी कितना दिया हुआ है, बेंजीन आपको दिया है 300 टोर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है 1/3 प्लस प्रेशर ऑफ टोल्यूइन कितना दिया हुआ है 150 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन है 2/3। तो देखिए ये यहाँ से आएगा 100, यहाँ से आएगा 50 इंटू 200, 100 प्लस 100, प्रेशर आपके पास कितना आ जाएगा 200 टोर। तो मतलब 200 टोर पर क्या होगा, फर्स्ट बबल बनेगी आपकी, क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मान लो यहाँ पे 300 टोर था, फिर 290 हुआ, 270, 250, 220, 210 और फिर आया 200 टोर। जैसे 200 टोर आया आपका प्रेशर, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को धीरे 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 कम कर रहे हैं। जैसे 200 टोर आया मतलब यहाँ से एक लिक्विड का ड्रॉप किस में कन्वर्ट हो गया, बबल में, और उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे और लिक्विड किस में कन्वर्ट होता जाएगा, बबल में। एक लास्ट पॉइंट आएगा जब आपका आखिरी ड्रॉप बचा हुआ होगा, ये वाला पॉइंट, और यहाँ इसके बाद हमें क्या मिलेगा, केवल और केवल वेपर बनेगा। तो पी बराबर 200 टोर से अपनी कहानी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ड्रॉप आपका किस में, लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वेपर में, ठीक है। तो उस टाइम प्रेशर होता है आपका 200 टोर। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके पास, 200 टोर, ठीक है। सेकंड, अब बात आती है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फर्स्ट बबल ऑफ वेपर। ये जो वेपर बनी है इसका कंपोजिशन बताना है आपको, मतलब इसमें ये जो वेपर बनी है इसमें आपको YA और YB की वैल्यू बतानी है। इस ड्रॉप में आपको YA और YB की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब देखिए भले ही ये नेग्लिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं, नेग्लिजिबल हो, पर हमें इसका आपस में तो कंपैरिजन कर ही सकता हूँ, ठीक है। मैं इसका इससे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर सकता हूँ कि इनमें आपस में कितना परसेंटेज है मोल फ्रैक्शन का, वो हम पता लगा सकते हैं। कैसे, लिक्विड और वेपर फेस दोनों को आपस में बराबर करके। कैसे हम करते हैं, R=D से, डोल्ट बराबर आप लगा दो डोल्टन्स लॉ, ठीक है। तो जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, रोल्ट इक्वल टू डोल्टन, किसके लिए, आप किसी भी एक के लिए निकाल लो। मान लो ये YB में लिखता हूँ, B स्टैंड्स फॉर बेंजीन, बेंजीन ही है आपका, ठीक है। Y स्टैंड फॉर बेंजीन और यहाँ आ जाएगा Y टोल्यूइन, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं फॉर बेंजीन के लिए, फॉर बेंजीन, क्लियर है। चलिए बेंजीन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, R=D, रोल्ट इक्वल टू डोल्टन। राउल्ट्स के हिसाब से प्रेशर हम निकलें तो क्या होगा, P नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, इट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर जो हमने कितना आएगा 200 टोर इंटू Y बेंजीन, क्लियर है। यहाँ से आप वैल्यू निकालिए, P नॉट B की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, बेंजीन दिया हुआ 300 टोर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है 1/3 इक्वल टू P आपको दिया हुआ है कितना 200 इंटू YB आपको निकालना है, ठीक है। तो 3 से जाएगा ये 100 टाइम्स,
100 डिवाइड बाई 200, तो वाई बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1/2, दैट इज़ 0.5। और वाई बी आपके पास बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 50% है, दैट इज़ 1/2 है, तो वाई टोल्यूइन कितना हो जाएगा आपके पास, वो भी 0.5 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? मतलब जो फर्स्ट बबल बनेगी उसमें मोल फ्रैक्शन अगर हम देखें तो बेंजीन भी 0.5 रहेगा और टोल्यूइन भी कितना रहेगा 0.5 रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा ये। तो ये तो हुआ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं थर्ड जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया आपके पास, यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा 200 टोर। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका प्रेशर कितना है 200 टोर है। क्लियर है? चलिए, और कंपोजिशन आ गया आपके पास 1/2 1/2, दैट इज 0.5 एंड 0.5। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या करता है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके पास, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तब सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। धीरे धीरे करके प्रेशर आप डिक्रीज करते जाओ। ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा आपके पास, यहाँ पर कुछ भी मान लो प्रेशर होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। ठीक है, तो वो आखिरी ड्रॉप होगी जो किस में कन्वर्ट हो रही होगी, वेपर में कन्वर्ट हो रही होगी। तो उसको हम कैसे करते हैं, देखिए चलिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये आपका पिस्टन आ गया हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पे अब क्या बचा होगा, जब बहुत कम प्रेशर हो गया, मतलब लास्ट ड्रॉप बची है आपकी, और वो किस में कन्वर्ट होना के लिए तैयार है, आपके वेपर में। ये आपकी अभी लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये लास्ट ड्रॉप बची हुई है जो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होना चाह रही है। मतलब आपके पास अभी बचा हुआ क्या रहेगा, यहाँ पर इस पूरे एरिया में ए और बी दोनों की वेपर्स, मतलब बेंजीन और टोल्यूइन दोनों की क्या बनी होगी, यहाँ पे वेपर्स फॉर्म होगी यहाँ पे, और कुछ नहीं रहेगा। क्लियर है? तो ये आपकी, अगर मैं इस कंडीशन में पूछूं, इस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट ड्रॉप बची हुई है, वो क्या है, इनसिग्निफिकेंस है, नेग्लिजिबल हम उसको कर सकते हैं इस पूरे कंप्लीट वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, जो स्टार्टिंग में होगा वही सारा किस में कन्वर्ट हो गया, आपका वेपर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पिस्टन तो पैक है तो कहीं से बाहर तो कुछ गया नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 मोल बेंजीन और 2 मोल टोल्यूइन पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका है, आपका वेपर में, केवल एक ड्रॉप को छोड़ के, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो यहाँ से हम वाई ए या फिर वाई बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना लग सकते हैं, 1/3, और वाई टोल्यूइन कितना लिख सकते हैं, 2/3। क्लियर है? चलिए इसको मैं लिख भी देता हूँ लैंग्वेज फॉर्म में, एज दी लास्ट ड्रॉप ऑफ liquid is remain in container at that time all the
liquid is converted into vapor form and we can neglect the composition of last drop of liquid in comparison to the vapor form. So in this condition the composition means mole fraction, composition of vapor phase will be equal to the composition of initial liquid form और लिक्विड फेस। ठीक है, तो ये आ गया वेपर फेस का कंपोजिशन। ठीक है, अपने को लास्ट ड्रॉप पर प्रेशर बताना है एक तो, और जो कंपोजिशन बचा है इस बबल का वो भी बताना है। तो इसको मैं लिखता हूँ आपका क्या, एक तो एक्स बेंजीन रहेगा इसमें और एक क्या रहेगा आपका एक्स टोल्यूइन। क्लियर है? ये रहेगा। चलिए तो इसको हम करते हैं, इसको एक बार आप कीजिए, नोट कीजिए, ताकि मैं फिर इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। ये मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि जब आप रिवीजन करो ना तो आपको याद रहे कि अच्छा कैसे लिखा था, कैसे आया। ठीक है, नहीं तो अभी तो ध्यान रहेगा, फिर बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही अपना तरीका, लिक्विड फेज और वेपर फेज को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे R इक्वल टू डी किसी भी एक के लिए। मान लो हम करते हैं फॉर बेंजीन। ठीक है, फॉर बेंजीन। क्लियर है? चलिए तो बेंजीन के लिए अगर हम देखें R इक्वल टू डी, तो R रोल्ड के हिसाब से अगर हम लिखें दैट विल बी पी नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन वाई ऑफ बेंजीन। ठीक है, पी नॉट भी आपको दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। एक्स बेंजीन नहीं पता है। ठीक है, ये हमें नहीं दिया हुआ है। पी टोटल मतलब इस कंडीशन पे प्रेशर की ये वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है ना, 200 मत लिख देना, जो पहले हमने लिखा रहा था वो अलग प्रेशर था। अब हम प्रेशर डिक्रीज करते जा रहे हैं तो ये नया प्रेशर होगा, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, पी टोटल हमें नहीं पता है, वाई बी ये हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। पी नॉट बी इंटू एक्स बी इट विल बी इक्वल टू पी वेपर प्रेशर का जो सॉल्यूशन है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टोल्यूइन इंटू एक्स टोल्यूइन, ये मैं लिख सकता हूँ टोटल प्रेशर इंटू वाई बी आएगा आपके पास। ठीक है, इस वाई बी को मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, और एक्स बी और एक्स टी में से दो वेरिएबल है तो एक को मैं हटा देता हूँ, एक्स टी को हटा देता हूँ, एक्स टी की जगह मैं लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स बी, तो हमारे पास केवल एक वेरिएबल बचेगा एक्स बी। ठीक है, बाकी सब हमारे पास हैं अवेलेबल। तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी डिवाइड बाई वाई बी, इसको मैंने नीचे ले लिया, इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस ये पी नॉट टोल्यूइन है आपका, ये टोटल है ये। ठीक है ना, और ये टोल्यूइन वाला है पी नॉट। ठीक है ना, ध्यान रखना
ये टोल्यूइन नहीं है, टोटल वाला प्रेशर है ये, ठीक है। तो पी नॉट टोल्यूइन इंटू 1 माइनस एक्स बेंजीन, क्लियर है। चलिए सोल्व कर लेते हैं एक बार। हमारे पास सबकी वैल्यू दी हुई है। पी नॉट बेंजीन कितना दिया हुआ है आपको, 300 इंटू एक्स बी नहीं पता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स बी हो गया, डिवाइड बाय वाई बी की वैल्यू पता है 1/3 है, इक्वल टू पी नॉट बी, बेंजीन के लिए पी नॉट बी 300 टोर दिया हुआ है, इंटू एक्स बी नहीं पता है, ये एक्स बी, प्लस टोल्यूइन का प्रेशर 150 इंटू 1 माइनस एक्स बी नहीं पता है, क्लियर है। चलिए इसको मैं 3 को ऊपर ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा 900 एक्स बी, 900 में से 300 एक्स बी इधर जाएगा, कितना बचेगा 600 एक्स बी, 600 एक्स बी एंड इट विल बी इक्वल टू 150 इंटू 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। ये जाएगा आपका 4 टाइम्स, तो 4 एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, इस एक्स बी को भी मैं इधर ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा 5 एक्स बी इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारे पास एक्स बेंजीन की वैल्यू आ जाएगी 1/5, एक्स बेंजीन की वैल्यू आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 1/5, एक्स बेंजीन की वैल्यू आ गई, तो एक्स टोल्यूइन कितनी आएगी 4/5। तो ये कंपोजिशन आ चुका है आपके लास्ट ड्रॉप ऑफ इसमें लिक्विड में, ठीक है। चलिए दोनों की वैल्यू आ गई, अब क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, ये वाला प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, प्रेशर को हमने लिखा था ये, यहाँ से आप चाहो तो इसको मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, देखिए बेंजीन है 300 और टोल्यूइन है 152, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं पी टोटल लिखूँ, जो ये वाला प्रेशर है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, पी नॉट बी बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टोल्यूइन इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन, ठीक है। पी नॉट बेंजीन कितना था आपके पास 300, ठीक है, 300 इंटू एक्स बेंजीन कितना आया 1/5 प्लस पी नॉट टोल्यूइन कितना था 150 इंटू ये कितना है 4/5, ठीक है। तो 5 से ये जाएगा आपका 60 आएगा, प्लस 30 इंटू 4 120, आपका फाइनल आंसर आएगा 182 पी टोटल। मतलब ये वाला प्रेशर जो है आपका वो कितना आया 182, मतलब आप धीरे धीरे प्रेशर कम करते जा रहे थे, जब 200 टोर आया तब फर्स्ट बबल आपका बना लिक्विड से, किस में, वेपर में। फिर धीरे धीरे आप प्रेशर कम करते गए, 200 से 199 98 97 95 190, तो और धीरे धीरे लिक्विड किस में कन्वर्ट होता गया, वेपर फेज में कन्वर्ट होता गया। जैसे 180 डिग्री आया, अब आपका 180 टोर आया, उस टाइम केवल एक आपका लास्ट ड्रॉप बचा था, और वो किस में कन्वर्ट होने वाला था, वेपर फेज में। तो ये आपका लास्ट प्रेशर बचा है, ठीक है। उसके बाद और प्रेशर आप कम करते जाओगे, क्या बचेगा आपके पास, केवल और केवल वेपर्स बचेगी आपके पास, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है ना। मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा सा टफ लग रहे होंगे आपको, ठीक है ना, हैवी टफ, और जनरली ये पूछे कम जाते हैं, ऐसे चांसेस बहुत कम रहते हैं कि इस टाइप के लेंदी क्वेश्चंस पूछे जाए आपसे। बट क्योंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो पैराग्राफ बना के 2-3 क्वेश्चन एक साथ क्लब में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मेंस और नीट में इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जोर मत देना, मतलब लोड मत लेना इस चीज़ का कि नहीं आ रहा है। नीट और मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, छोड़ सकते हो आप। बाकी कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप इजीली तरीके से समझ भी सकते हो, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो बस आपको ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया इसको फिर से क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। एक बार आप खुद से फिर से रिपीट करके देखिएगा, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में।
दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन क्या होता है, ये आप लोगों ने सुना भी होगा पहले। डिस्टिलेशन मतलब दो जो लिक्विड्स होते हैं उनका जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है उनको हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उसकी वेपर्स जल्दी बन जाएगी, उसको हम अलग से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये होता है आपका सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सेम इसी तरह का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, जो दो मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं, मिक्सिबल लिक्विड मतलब जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उन लिक्विड्स के बारे में बात करें जो वोलेटाइल भी हो सकते हैं या नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं। दोनों में से मतलब एक वोलेटाइल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या फिर दोनों वोलेटाइल हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन लिक्विड्स को आपस में क्या करना, सेपरेट करना, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए लिख सकते हैं इट इज सेपरेशन ऑफ टू miscible volatile liquids, ठीक है। सेपरेशन ऑफ टू miscible volatile liquids is known as fractional distillation। क्लियर है, चलिए। अब ये दो टाइप का होता है, ठीक है। अगर हम इसके टाइप के बारे में बात करें तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपके पास आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, and second one is isobaric fractional distillation। ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं आइसोबैरिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, ठीक है। इसको मैं डिटेल में भी आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूं। आइसोबारिक है मतलब आपका प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर, और आपका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो ये लिक्विड है आपके पास, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे जैसे प्रेशर तो कांस्टेंट है आपका, टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो होगा क्या, इसकी वेपर्स बनेगी, और वेपर्स बनेगी, बिल्कुल सही बात है। मैं क्या करता हूँ, इन वेपर्स को किसी दूसरे कंटेनर में क्या है, इकट्ठा करता हूँ। इस कंटेनर में मैंने क्या किया, इनको इकट्ठा किया, तो मतलब कंडेंस किया। तो कंडेंस होके ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, फिर से इसकी वेपर्स बनेगी, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको फिर तीसरे वाले बॉक्स में इकट्ठा करता रहूँगा। तो ये मेथड होता है, सिंपल तरीका होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है। आइसोबैरिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए ये मैं आपको केवल रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आगे मैं इसको फुल डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आइसोबैरिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये होता है मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड, ठीक है। जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम क्या होता है, यूज में आता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आइसोथर्मल में, तो आइसोथर्मल में क्या होगा, आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, और प्रेशर क्या होगा, आपका चेंज रहेगा, ठीक है। तो हम पहले इसको आइसोथर्मल को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे आइसोबैरिक के बारे में, ठीक है ना। आइसोबैरिक जो होता है मोस्ट यूजफुल रहता है और
ज़्यादा हमारे काम में आता है, ठीक है। आइसोथर्मल हमारे लिए कम काम में आता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बताया, इसको मैं आगे फिर से डिटेल में बताऊँगा आपको। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। आइसोथर्मल फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट, और प्रेशर विल चेंज, प्रेशर चेंज होगा। हम जो पढ़ रहे थे इतनी देर पहले, जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो सेम था, यही कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया था और हम धीरे धीरे प्रेशर को क्या कर रहे थे? डिक्रीज कर रहे थे, और उससे हो क्या रहा था? लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था? वेपर में। वही केस है ये, ठीक है ना। तो देखिए, और उसमें जो हमने कर्व बनाया था वो इसी का कर्व था, आइसोथर्मल फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का। तो इसमें हम करते क्या है? देखिए, हमने क्या लिया? एक कंटेनर लिया पहले, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, मान लो एक कंटेनर हमने बना लिया, इसमें हम क्या करते हैं? वाटर फिल करते हैं, ठीक है। वाटर मीन्स कोई भी लिक्विड जो आपका सॉल्यूशन है वो हमने फिल किया है। उसमें दो कंपोनेंट हो गए आपके, ए और बी, ठीक है। चलिए, कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं? मान लो डिक्रीज करते हैं, तो इसकी क्या बनेगी? आपके पास वेपर्स फॉर्म होगी। ये वेपर्स आपकी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? इन वेपर्स को किसी दूसरे कंटेनर में क्या करता हूँ? इकट्ठा करता हूँ। अब यहाँ पे मान लो आपके पास एक तो ए है और एक बी है, और पी नोट ए इज ग्रेटर देन पी नोट बी। क्लियर? ये हमने एज्यूम किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ए है वो आपका क्या है? नेचर में मोर वोलेटाइल है, क्योंकि पी नोट ए उसका पार्शियल प्रेशर, आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? ज़्यादा है 20 से। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ मोर वोलेटाइल, मतलब उसकी वेपर्स यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म होगी। इस वेपर फेज की हम बात करें, ए ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसकी वेपर्स ज़्यादा बनेगी। मीन्स हम कह सकते हैं वेपर्स विल बी रिच इन ए। रिच इन ए मतलब ए का पोर्शन जो है ज़्यादा रहेगा, ठीक है, बी कम रहेगा। अब यहाँ से वेपर्स आई यहाँ पे, और यहाँ से फिर से हमने क्या कर लिया? इसको कंडेंस कर लिया, ठीक है। अब ये जो कंडेंस फॉर्म है, इसमें ए का फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इसी वेपर से तो बना है ये लिक्विड, और वेपर्स में आपका ए क्या है? कंपोनेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी आपका ए कंपोनेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। इसकी भी क्या बनेगी? आपके पास वेपर्स बनेगी, ठीक है। ये जो वेपर्स है इनमें फिर से कौन ज़्यादा होगा? ए। क्यों? क्योंकि मोर वोलेटाइल है, इसकी वेपर्स ज़्यादा बनेगी और इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बनेगी। तो हम कह सकते हैं वेपर्स विल बी मोर रिच इन ए, इसके कंपैरिजन और ज़्यादा रिच होगी। अब हम क्या करते हैं? एक बार और इसका डिस्टिलेशन करवाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया? फिर इसको फिल किया, कंडेंस किया, लिक्विड फॉर्म बने फिर से इसमें ए का प्रोपोर्शन कंपोजिशन क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। फिर से इसकी लिक्विड बने, आपकी वेपर्स बनेगी, और वेपर्स जो होगी वो क्या होगी? मोर होगी, रिच होगी ए से, ठीक है। मतलब उसमें मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा? और ज़्यादा होगा, इसके कंपैरिजन में भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या होगा? फिर से
vapors will be much more richer in A। मतलब इस तरीके से हम प्रोसेस को इसको क्या है कंटिन्यूसली करते रहेंगे कब तक, जब आखिरी आपका नहीं आ जाता पोर्शन जिसमें लिक्विड जो है यहां से आखिरी तक करते रहेंगे। जब आपका लिक्विड में यहाँ पर जो रिचनेस रहेगी, मतलब किसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा ए का ज़्यादा होगा, और इसकी जो वेपर्स बनेगी वो क्या होगी, ए होगा, उसमें ए का प्रोपोर्शन क्या होगा, मैक्सिमम तक पहुँच जाएगा। और इस तरीके से हम ए को अलग कर लेंगे और बी को अलग करेंगे। यहाँ पर बी में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड, और लिक्विड किसका रहेगा, बी का रहेगा, और ए आपका किस फॉर्म में रहेगा, वेपर फॉर्म में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ए को बी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर ए वोलेटाइल ज़्यादा है, इसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर्स को हमने कंडेंस किया, लिक्विड बना, लिक्विड में ए का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा, फिर उसकी वेपर्स बनेगी, उसमें आपका ए फिर से क्या है, मोर वोलेटाइल है, उसकी वेपर्स फिर से ज़्यादा बनेगी। अब इसके कंपेरिजन में तो ज़्यादा ही बनेगी ना यहाँ पर। सेम इसी तरह से फिर इनको क्या किया हमने, कंडेंस किया, फिर लिक्विड बना, यहाँ फिर आपका ए का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा, फिर इसकी वेपर्स बनेगी, ये इससे भी ज़्यादा क्या होगा, इसमें प्रोपोर्शन ए का रहेगा, और बी जो नॉन वोलेटाइल है या जिसका वोलेटाइल नेचर कम है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस तरह से हम कंटिन्यूसली करते जाएंगे इस प्रोसेस को। आखिरी में आपके पास क्या बचेगा, वेपर फॉर्म में केवल और केवल ए, और लिक्विड फॉर्म में क्या बचेगा, केवल और केवल बी बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोसेस किया जाता है इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है इसमें, सिंपल सा प्रोसेस है, कंटिन्यूसली प्रोसेस हम करवाते रहते हैं। ठीक है, इसमें चाहो तो आप कुछ थ्योरी भी लिख सकते हो। ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure is decreased as pressure is decreased as pressure is decreased the vapors of more volatile component A will form and these vapors are condensed in another container in which A will be rich in composition। ठीक है, now this process is again repeated several times so that at the end we get more volatile component A in vapor phase and less volatile component
less volatile component B in liquid phase। ठीक है, इसी के आगे मैं लिखता हूं and this way we separate out the component A and B from mixture। इस तरह से हम A और B को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल प्रोसेस है, क्लियर है। तो इजी प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, हम कर सकते हैं, बट जनरली ये कम काम में लिया जाता है। ठीक है ना, आइसोबारिक वाला जो है वो ज़्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है ना, लीस्ट यूजेबल होता है ये, और ज़्यादा वाला कौन सा आता है, आइसोबारिक वाला काम में आता है। चलिए, और वो जो हमने पढ़ा था ग्राफ, इसको मैं यहीं बनाता हूँ। देखिए, जो ग्राफ हमने पढ़ा था वो इसी का ग्राफ है। कौन सा वाला ग्राफ, जो हमने ये वाला ग्राफ बनाया था। एक तो ये कर्व वाला, और ये एक आपका स्ट्रेट लाइन। इसको मैं सही तरीके से बनाता हूँ। देखिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका कर्व वाला ग्राफ। ये जो था, यहाँ पर हमने टी क्या लिया था, कांस्टेंट, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लिया था। ठीक है, और प्रेशर को हम क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। तब आपका क्या बन रहा था, इस टाइप का ग्राफ बन रहा था। ठीक है, डिक्रीज करो या इंक्रीज करो, इस टाइप का जो ग्राफ बनता है, ये आपका आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है, कर्व है, आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर्व। ठीक है, इसे ही बोला जाता है। क्लियर है। चलिए, इसे एक बार आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली एक तो न्यूमेरिकल देखा, इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मतलब आपका न्यूमेरिकल था। इसको फिर से आप एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। और बाद में हमने देखा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा, दैट इज आइसोथर्मल। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। एक मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, उसकी वेपर्स बनेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, कंडेंस करेंगे, फिर से दोबारा इसको टेम्परेचर देके क्या करेंगे हम, सॉरी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, प्रेशर कम करेंगे तो फिर से उसकी वेपर्स बनेगी, वेपर्स को फिर कंडेंस करेंगे। इस तरह से बार बार रिपीट करने से प्रोसेस क्या होगा, आपका ए का जो फ्रैक्शन है वो हर बार हर प्रोसेस में क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसकी वेपर्स हर बार क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से ए को सेपरेट कर लिया जाता है और बी को सेपरेट कर लिया जाता है, पर थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। और इस तरह से टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर को बार बार चेंज करना, कम करना, ज़्यादा करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है इंडस्ट्रियल पर्पज से। ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा कम काम में लिया जाता है। बाकी जो आइसोबारिक प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।